हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम डेस्क में। और आज आपके समक्ष मैं लेके आया हूँ दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि पॉलिटी सेक्शन का है। वो क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हमारा आज जो लेक्चर होगा वो इसी टाइप से होगा, क्योंकि साधन का कहीं ना कहीं अभाव के कारण मैं इस तरीके से आपके समक्ष सामने आया हूँ। तो आज जो अपन पढ़ेंगे दोस्तों पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है पूरी की पूरी पॉलिटी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों कम से कम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर के जो वनडे एग्जाम्स हुए हैं उनमें देखने को आए हैं। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मान के चलो, अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो आपको पॉलिटी से जो है 1 से 2 क्वेश्चन या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज अपन पूरा का पूरा पॉलिटी का जो चैप्टर है राष्ट्रपति, उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और आप मेरे साथ देखते चलिए इस वीडियो को लास्ट तक। और अंत में आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में जो है इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा पॉलिटी का वीडियो है। तो सबसे पहले आपको पता है कि भारत एक फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है, ये एक राज्यों का संघ है। मतलब कि यहाँ पर जो शक्ति है एक केंद्रीकृत शक्ति प्रदान की गई है कहीं ना कहीं सेंट्रल को। ठीक है, तो इसमें जो शक्ति का प्रधान होता है, या बोलना चाहिए जो राज्य एक देश की जो भारत की शक्ति का जो प्रधान है या भारतीय कार्यपालिका का प्रधान है, वो किसे बोला जाता है, तो राष्ट्रपति को बोला जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संघ में, अच्छा एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि ये पॉलिटी का कौन से जो भारतीय संविधान है उसका किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति संबंधित जो भी बातें हैं वो लिखी गई है भारत के संविधान के भाग नंबर 5 में। ठीक है, और आर्टिकल मतलब कि भाग 5 क्या कहलाता है, भाग 5 जो है भारतीय संविधान का वो संघ की कार्यपालिका को बताता है। और संघ की कार्यपालिका के ही अंग में के ही अंतर्गत आता है राष्ट्रपति। तो एक बार आपको मैं बता दूं संघ की कार्यपालिका के अंग कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, इसी के साथ साथ केग होता है, सीएजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भी होता है। ठीक है, महान्यायवादी बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उच्चतम न्यायालय, ये भी संघ की कार्यपालिका के पार्ट के रूप में इसे नहीं रखा जाता, ये न्यायपालिका के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अलग वीडियो में कि कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है और विधायिका क्या होती है। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आपको पता लग गया होगा। बेसिकली संसद को आप इसमें रख सकते हैं, और संसद के ही 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, ये संघ की कार्यपालिका के तहत ही आते हैं। और इसका जो आर्टिकल कवर करता है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसमें इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत का राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक होता है, ये आप सभी को पता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 52, मतलब कि आर्टिकल नंबर 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जो राष्ट्रपति होगा वो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल नंबर 53। 52 के बाद ही देखो, 52 में अपन ने राष्ट्रपति का पद ले लिया। ठीक है, और उसके बाद 53 में भारत की कार्यपालिका का प्रधान, ये बात कर दी 53 में। इसके बाद लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि भारत की जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, मतलब कि जो एक्चुअल में जिसके पास शक्ति होती है वो किसके पास होती है, पीएम के पास होती है, मतलब कि प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन में आता है कि भारत की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो आप लिखेंगे कौन, किसको टिक करेंगे आप, प्रधानमंत्री को टिक करेंगे। और भारत की कार्यपालिका का प्रमुख बात करें तो वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, और संविधान का सर्वोच्च पद होता है। सबसे हाईली जो पद को अपन रखते हैं वो कौन सा पद रखते हैं, वो राष्ट्रपति का पद रखते हैं। उसके बाद अगर आप वरीयता क्रम देखें कि जो राष्ट्रपति का पद में किस प्रकार से वरीयता होती है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद माना जाता है। ठीक, उसके बाद प्रधानमंत्री का पद माना जाता है, फिर मंत्रिमंडल, सारे के सारे इस टाइप से जो वरीयता क्रम में आप इनको सजा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की। तो आपको पता है आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। ठीक है,
तो इसका जो निर्वाचन मंडल जो है राष्ट्रपति का, इसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा, ठीक है। तो जो निर्वाचन मंडल में जो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के, वो कौन करते हैं, तो वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, एक चीज़ इसमें आपको याद रखना है, जो विधान परिषद होती है राज्य में, किसी राज्य के जो शासन व्यवस्था होती है उसके कोई राज्यों में 2 अंग होते हैं, मतलब कि एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। तो हमेशा आप कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा और उसमें वोट देने वाले की बात आएंगी, मतलब कि कौन उसमें भाग लेगा, तो आपको याद रखना है कि जो भी निर्वाचित सदस्य रहेंगे, मतलब कि जिनको जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किया रहेगा, वही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो विधान परिषद होती है वो राज्यों में होती है, और राज्यों में जो विधान परिषद के सदस्यों का चयन किस तरीके से किया जाता है, मनोनयन के आधार पर किया जाता है, मतलब कि उन्हें डायरेक्टली जनता के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता। इसलिए विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आपको याद रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जो विद्यार्थी है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी है पूरे ऑल ओवर। अभी वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है। आज का जो टाइम है 24 जनवरी 2021 के इस दिन, ठीक है। तो अभी 8 यूनियन टेरिटरी, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी में ही एक ऐसी विधानसभा है जहां पर विधानसभा का बोलना चाहिए गठन किया गया है, और वहां की जो विधानसभा के सदस्य लोकसभा, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। तो कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, अब इसमें निर्वाचित सदस्य का कहने का मतलब क्या है, तो आपको सीधे तौर पे ये याद रखना है दोस्तों, आपको पता होगा जो लोकसभा में 2 सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते हैं, मतलब कि इनका जो पार्टिसिपेशन है, मतलब कि इनका जो इलेक्टेड है वो कौन करता है, डायरेक्टली, तो मनोनयन किया जाता है एंग्लो इंडियन का, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात करते हैं राज्यसभा की, तो आपने राज्यसभा में भी पढ़ा होगा जो राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग करके 12 ऐसे सदस्यों का मनोनयन करता है जो कि खासकर कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में अग्रणी या कुछ मतलब उपलब्धि हासिल करते उन्हें, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी जो ये किस कैटेगरी में रखेंगे इनको, मनोनयन वाले सदस्य, है ना। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा के कुल सदस्य या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो आपको क्या टिक करना है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। समझ में आया बात। चलो आगे चलते हैं, और इसका जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन मंडल कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 54 में दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों ये वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और एक एक पॉइंट जो भी मैंने अपनी नोट्स में लिखा है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने की भी जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे बात करते हैं निर्वाचन विधि की। तो इसकी जो निर्वाचन विधि है, मतलब कि आर्टिकल नंबर 55 के अनुसार राष्ट्रपति का किस तरीके से चुनाव होगा उसके बारे में लिखा है, ठीक है, निर्वाचन विधि में। तो 2 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, एक समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, और दूसरा है एकल संक्रमण मत पद्धति। इसके माध्यम से राष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है या उनका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो एकल संक्रमण पद्धति क्या होती है, तो ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि बात करें कि कोई चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मान के चलो कि ए खड़ा हुआ है, बी खड़ा हुआ है, सी खड़ा हुआ है और डी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब भी अगर किसी को चुनाव देना है या वोट देना है तो इन सभी को वरीयता क्रम के आधार पर सजाया जाता है। मतलब कि मैं अगर मान के चलो अपन राष्ट्रपति का वोट दे रहे हैं तो सबसे मेरा फेवरेट कैंडिडेट है ए, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे मैं ए को रखूँगा। उसके बाद अगर मेरा फेवरेट कैंडिडेट है सी तो दूसरे नंबर पर मैं सी को रखूँगा, और फिर मेरा है बी और फिर है डी। तो इस प्रकार से हमें चारों को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको पता होगा कि जो हमारे देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिसका नाम क्या है, वीवी गिरी, ठीक है, आपको याद रखना है वीवी गिरी, ये महाशय दूसरे चरण की मतगणना के द्वारा ही सिलेक्ट हुए थे,
ठीक है। मतलब कि पहले चरण की मतगणना जब हुई थी तो उसके आधार पर जो है जो व्यक्ति जिसका जितना बोलना चाहिए वोट शेयर होना चाहिए उन्हें नहीं प्राप्त हुआ था, तो फिर दूसरे चरण की भी मतगणना कराई गई। तो दूसरे चरण की मतगणना से जो चुने गए राष्ट्रपति है, एग्जाम में कई बार पूछा है, वो कौन है? वीवी गिरी है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। चलो, और एक बात दोस्तों, जब किसी कैंडिडेट को जो जितने कैंडिडेट होते हैं उसके आधार पर उसके जो मत नहीं मिलते तो उनकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। और ये जमानत किसके पास जब्त रहती है? तो ये आरबीआई के पास जब्त रहती है। ठीक है, और जमानत राशि जब्त करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल जितने भी मत गिरे हुए हैं, मान के चलो अगर 100 मत गिरे हैं और उसमें से किसी कैंडिडेट को 1/6 इसका मत नहीं प्राप्त होता तो उसकी जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इनके कार्यकाल को बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आर्टिकल नंबर 56 में दिया गया है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है कितने दिन का होता है? 5 साल का होता है। जब से इन जो शपथ ग्रहण करते उसके आधार पर लिया जाता है। ठीक, चलो, इसके बाद त्यागपत्र की बात करें तो जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किन किन माध्यमों से दे सकता है, तो इसके संबंध में 3 चीज आपको याद रखना है। एक स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है, जो किसको देता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, दूसरा तरीका है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाए। महाभियोग की प्रक्रिया जो है दोस्तों आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है। मतलब आर्टिकल नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और वो यदि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पर जो है पूर्ण रूप से महाभियोग लग जाता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की बोलना चाहिए ये बहुत ही अच्छी क्या है कि बहुत ही अच्छा है कि अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। वहीं बात करें अपन अमेरिका की, तो आपने देखा होगा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पर अभी हाल ही में जो है महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, और ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया? तो ये अमेरिका से ही ग्रहण की है। तो यहाँ से आप सीधे सीधे आप याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब तीसरा क्या था? तो तीसरा जो है ऑब्वियसली बात है, अगर वो 5 साल अपने कार्यकाल पूर्ण कर लेता है तो ऑटोमेटिकली अपना जो है पद जो है उसे त्याग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 प्रक्रिया थी और किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 56 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं इसकी योग्यता की। इसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आर्टिकल नंबर 57। ये बोलता है, ये बताता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो चाहे जितनी बार कैपेबल है या योग्यता ग्रहण करता है राष्ट्रपति बनने की, तो उतनी बार चुनाव में खड़ा हो सकता है। मतलब कि जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब यहाँ पर जो है भारत में कोई भी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वहीं अपन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ये प्रावधान है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पर सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब कि उसका जो मैक्सिमम कार्यकाल है कितने वर्ष का हो सकता है? 8 वर्ष का ही हो सकता है। 8 वर्ष का इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी योग्यता की बात करें, जो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 58 के तहत जो भारत का जो राष्ट्रपति है वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है जो क्या हो? भारत का नागरिक हो, उसके साथ ही साथ 35 वर्ष की न्यूनतम एज पूरी कर चुका हो। देखो, अगर आप एमपी पुलिस का क्वेश्चन पेपर सेट लगाते हैं तो पहले ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति की योग्यता है कि मिनिमम एज क्या होती है, तो वो क्या होती है? 35 वर्ष होती है। ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ अपन मैक्सिमम एज की बात करें तो इसके संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर वो 100 साल का भी व्यक्ति है, अगर वो राष्ट्रपति बन सकता है तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर जो है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। मतलब कि जो भी लोकसभा की जो सदस्यता के लिए क्राइटेरिया है रखा गया है, जो भी योग्यता रखा गया है वो फुलफिल करना मतलब कि होना चाहिए। इसके बाद ही बात करें किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पर लाभ के पद का मतलब ये है दोस्तों कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा ये इसका अर्थ है। ठीक है, अब इस प्रकार से बात करें तो दोस्तों भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है ये पूरी की पूरी क्राइटेरिया फुलफिल करती है। मतलब कि भारत की जनता जो है भारत की नागरिक भी है,
35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुकी बहुत सारी जनता ने, और लोकसभा सदस्य की जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल कर सकती है, मतलब कि 25 लोकसभा की क्या होती है न्यूनतम में 25 साल होती है, ठीक है, वो भी पूरी की पूरी फुलफिल कर ली हो, और लाभ के पद पर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बेरोजगारी इतनी सारी है, तो लाभ के पद पर ऑब्वियसली बात है नहीं हो सकता। तो क्या सभी के सभी जो है चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके संबंध में भी प्रावधान ये रखा गया है कि वही व्यक्ति जो है चुनाव में खड़ा हो सकता है जो कि जिसके 50 सदस्य जो लोकसभा के या राज्यसभा के उस व्यक्ति का नॉमिनेशन करते हो, मतलब कि 50 सदस्य उसके प्रस्तावक हो। प्रस्तावक का मतलब ये होता है कि 50 सदस्य ऐसे रहने चाहिए कि जैसे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी जो हाल ही में राष्ट्रपति है, तो उनके पीछे 50 सदस्यों ने सीधे डायरेक्टली बोला होगा कि ये व्यक्ति को जो है, जो सदस्य कहाँ के होना चाहिए, लोकसभा के होना चाहिए या राज्यसभा के होना चाहिए, वो प्रस्ताव भेजा होगा आगे कि इस व्यक्ति को हम खड़ा करना चाहते हैं या इस व्यक्ति को नॉमिनेशन करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ 50 सदस्य उसका सीधे सीधे अनुमोदक करता हुआ, साथ ही साथ अपन बोले टोटल मिला के 100 सदस्य उसके पक्ष में होना चाहिए, राष्ट्रपति लोकसभा के या राज्यसभा के, तो वही व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इसलिए जो है भारत की पूरी की कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, ये मेनली कारण है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ की बात करें अपन, योग्यता की बात कर ली, उसके बाद आर्टिकल नंबर 60 मतलब कि आर्टिकल नंबर 60 में जो शपथ का प्रावधान किया गया है, और ये कौन कौन शपथ दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है। और इसके साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के ही जो वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष जो है राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। इसके बाद बात करते हैं महाभियोग की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महाभियोग का जो प्रस्ताव है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तो देखिए महाभियोग जो है आर्टिकल नंबर 61 के तहत जो लगाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक। और ये जो महाभियोग है इसका जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। इसके बाद इस बात किस व्यक्ति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, तो जो राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, मतलब कि संविधान का जो प्रारूप है या संविधान के जो नियम कानून है उनका उल्लंघन करता है और संसद में उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, ठीक है। तो सीधे सीधे बात करें तो संविधान का जो अतिक्रमण करेगा भैया उसके खिलाफ जो है महाभियोग लगाया जाएगा। और ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है ये किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। अब इस संबंध में ये पॉइंट का क्या मतलब है, तो ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया यहाँ पे क्योंकि आपको पता है जब उपराष्ट्रपति को हटाना है, इस पर महाभियोग के अपन शब्द का प्रयोग नहीं करते उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसके संबंध में जो सबसे पहले प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसका जो प्रस्ताव है सबसे पहले कहाँ पर लाया जाता है, तो सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाए, नहीं सॉरी, सबसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, सॉरी। तो जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, मतलब कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये किस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप आसानी से जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए जो है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को पहले सूचना दी जाती है कि हम आपके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं सदन में। और उसके बाद अगर लोकसभा में लाया जाता है सबसे पहले तो लोकसभा से उसे 2/3 बहुमत से पास कराया जाता है। उसके बाद अगर राज्यसभा में लाया जाता है महाभियोग तो उसे राज्यसभा में भी 2/3 जो मतों से पास किया जाता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति है निर्वाचित हुआ है और वो निर्वाचन के जब वो राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण कर लिया और कोई भी निर्णय दे देता है, ठीक है, और वो निर्णय में कुछ विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा केवल और केवल कहाँ पर होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा राष्ट्रपति को अपन ने कवर कर लिया। एक बार फिर से आपको स्पीड में रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले बात क्या करी थी अपन ने, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल के तहत इसका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 52 में इसका वर्णन किया गया है।
इसके साथ ही साथ जो भारत की कार्यपालिका होता है उसका प्रधान होता है राष्ट्रपति, ठीक है, ये किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल नंबर 53 के माध्यम से जो राष्ट्रपति होगा भारतीय कार्यपालिका का प्रधान होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके निर्वाचन मंडल की बात करी थी जो कि आर्टिकल नंबर 54 में दिया गया है। मतलब कि आर्टिकल नंबर 54 क्या करता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस तरीके से होगा, मतलब कि इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेगा, ठीक है। तो कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके बाद विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी की जो लोकसभा होती है वहाँ के निर्वाचित सदस्य। इसके साथ ही साथ कौन भाग नहीं लेगा, तो ये भी आपको याद रखना है, विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते, और राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर किए जाते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, और लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है उनका भी इस जो निर्वाचन मंडल में भाग पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके बाद आर्टिकल नंबर 55 देखा था अपन ने। आर्टिकल नंबर 55 क्या करता है कि निर्वाचन मंडल के बाद ही निर्वाचन की विधि, मतलब कि आर्टिकल नंबर 55 के तहत क्या होता है, निर्वाचन की विधि। तो निर्वाचन की विधि 2 पॉइंट आपको मैंने बताया था, एक समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और दूसरा जो है एकल संक्रमण मत पद्धति। इसके तहत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 56 की बात करी थी अपन ने। आर्टिकल नंबर 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताता है, और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, भारत के राष्ट्रपति का 5 साल का होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो उसका जो त्याग पत्र है किसे देगा, वो उपराष्ट्रपति को देगा। और आर्टिकल नंबर 57 में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो चाहे जितने समय के लिए जो है अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है, और योग्यता में सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो भारत का राष्ट्रपति भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसके साथ ही साथ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और वो लोकसभा का सदस्य बनाए जाने योग्य हो, वही व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 60 में देखा था अपन ने, अनुच्छेद 60 जो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन करता है, और जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो अनुपस्थित रहता है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 61 की बात करी थी अपन ने। जो आर्टिकल नंबर 61 क्या प्रावधान करता है, तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अपने राष्ट्रपति से देखा है। कुछ और जो पॉइंट बच जाते हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो राष्ट्रपति का जो पार्ट 2 होगा इसमें अपन बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के संबंध में। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है, अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए है। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है दोस्तों वो इनकम टैक्स से फ्री होता है, मतलब कि कोई भी टैक्स नहीं लगता। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति को जो निःशुल्क आवास, निवास स्थान व संसद द्वारा जो जितने भी स्वीकृत अन्य भत्ते हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में जो है किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, चाहे कोई भी आपदा आए, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रपति को जो पेंशन दी जाती है वो 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है। मतलब कि ये शायद अभी बढ़ भी गई होगी, इसका जो डेटा मेरे को क्लियर नहीं है, तो आप ये भी देख सकते हैं, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आजकल पूछ सके, ठीक है। इसके बाद अपन जो कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो राष्ट्रपति की शक्ति से रिलेटेड होगा सारा का सारा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें दोस्तों। अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से तैयारी अपनी करते रहे, ठीक है। ओके, बाय बाय।